इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बिहार के भी मुद्दे हैं, पूरे देश के मुद्दे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। कि जब बिहार से, उत्तर प्रदेश से जीरी ट्रक का ट्रक जब पंजाब और हरियाणा की मंडी में आने लगता है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की जीरी में मॉइस्चर बढ़ जाता है, रेट में कट लगने लगता है। पंजाब में 5 एकड़ वाले किसान के खेत में काम करने वाला बिहार में जो 5 एकड़ वाला किसान है वो आता है काम करने। 3 जगह मोर्चा लगा हुआ है, अच्छा, शंभू, खनौरी और रतनपुरा। सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं। कोर्ट को किसी की हत्या करने के संबंध में उसको सजा देने का काम है, वो सीधे सीधे किसानों की हत्या करने का आदेश दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि भाई ये कैसा न्यायालय है। देखने की ज़रूरत यह है कि आखिर किसी बंदे को जान देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। 2014 में उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी के स्वामीनाथन पर जो सिफारिश है उसको भी लागू करेंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून भी बनाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई किसानों से अगर तुमने कोई वादा किया है तो उन वादों का क्या हो रहा है उसको पूरा करो। दिल्ली में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही डल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे थे तो सरकार ने लिख करके दिया कि हम 3 महीने के अंदर में इसको लागू करेंगे। 2020-21 के आंदोलन में इन्होंने लिख करके दिया कि भाई हम एमएसपी पर गारंटी का इंतजाम करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के घर जा सकता है और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर जा सकता है। दोनों में से कोई एक दूसरे के घर चले जाओ और बातचीत कर लो कि भाई जो बात तुमने कही थी उस बात को लागू करने में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। पंजाब फाइल्स टीवी के दर्शकों ਲਈ मैं रजिंदर सिंह तगड़ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। बहुत ही विशेष मुलाकात। सत श्री अकाल, नमस्कार, अदाब है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ LLM ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 15-20 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। सिन्हा साहब, आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। सबसे पहला सवाल यही कि आपकी मेन प्रॉब्लम थोड़ी की है बिहार दे विच? जिद्दां पंजाब दे विच स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट नूं लागू करन बारे मंग की जा रही है, सरदार जगजीत सिंह डलेवाल मरण वर्त ते बैठे है। तुसीं दसो थोड़ी की मेन मांग है ते समस्या? जो डिमांड और जो मुद्दा और जो समस्या पंजाब के किसानों की है या इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बिहार के भी मुद्दे हैं, पूरे देश के मुद्दे हैं। आपकी स्टेट में एमएसपी नहीं मिल रहा, अभी हमारी बात हुई तो आपने बताया। तो पंजाब दे विच तां एमएसपी मिलती है, भावें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं मिलती, वो केंद्र सरकार फिक्स करती है। थोड़ी स्टेट दे विच भी उतना रेट मिलता है थानू? जब वहाँ खरीदने की मंडी की व्यवस्था ही नहीं है तो उस रेट के मिलने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए नहीं मिलती है, उससे कम मिलती है। कणक का रेट दसो की है पर क्विंटल? कनक का रेट 2000 के पास है। तो पंजाब च कितना है इस हिसाब नाल? पंजाब में 2300-2275 है। 2275 है। तो फिर जीरी का, कणक का, चावल का? जीरी का भी वही 1700-1800 से लेकर के 15, 16, 17, 18 यही है।
ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ये क्वालिटी के चलते कोई फर्क नहीं है। अच्छा। और उसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो व्यापारी है वही व्यापारी बिहार के किसानों से जीरी खरीद करके जब पंजाब और हरियाणा के मंडी में ला करके बेचता है, हाँ। तो उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ जाती है, ये सोचने वाली बात है। और वो दूसरी समस्या वो खड़ी कर देता है कि जब बिहार से उत्तर प्रदेश से जीरी ट्रक का ट्रक जब पंजाब और हरियाणा की मंडी में आने लगता है, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की जीरी में मॉइस्चर बढ़ जाता है, रेट में कट लगने लगता है, वजन में कट लगने लगता है। हाँ, पंजाब सरकार तो इसको रोकती है कि बाहर की जो जीरी है या कणक है वो पंजाब की मंडियों में ना बिके, लेकिन अगर आपकी वहाँ से आ रही है तो उसका फ़ायदा किसान को नहीं, व्यापारी को हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब हरियाणा को छोड़ दीजिए अगर, तो पूरे देश में जो एमएसपी है वो एमएसपी व्यापारियों के लिए है, ना कि किसानों के लिए। ना कि किसान। तो अभी आप ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि पंजाब में 5 एकड़ वाले किसान के खेत में काम करने वाला बिहार में जो 5 एकड़ वाला किसान है वो आता है काम करने के लिए। बिल्कुल। इसकी वजह बताओ। इसकी वजह एक ही है, वो है कि उसके उपज का दाम वहाँ नहीं मिलता, तो उसकी हालत खराब है। और यहाँ उपज का दाम मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी वहाँ से बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पंजाब 5 किला के किसान खुशहाल हैं और वहाँ का 5 किले का किसान बदहाल है। आपके पास कितना किला ज़मीन है? 10 किले ज़मीन है। तो आप खेती भी करते हैं और वकालत भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं? जी जी। अच्छा, तो जो अब स्थिति पैदा हुई है पंजाब के इन बॉर्डर पे शंभू और खनौरी में जी, जहाँ पे डलेवाला साहब अनशन पे हैं, मतलब कि भुखड़ता रखी हुई है उन्होंने, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ भी ये सिचुएशन किधर ਨੂੰ जा रही है? सुप्रीम कोर्ट दखल दे रही है, बार बार आदेश दे रही है कि इन्हों ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ शिफ्ट किया जाए, ये सब कुछ क्यों हो रहा है ਜਦੋਂ कि ਸਟਾਈ ਜਿਹੜੀ हड़ताल है सारी सॉरी ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है सारी ये केंद्र सरकार के विरुद्ध है? जी जी। इसमें सबसे पहले तो ये मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि शंभू और खनौरी के साथ साथ रतनपुरा बॉर्डर पर भी 3 जगह मोर्चा लगा हुआ है। अच्छा। शंभू, खनौरी और रतनपुरा। हाँ। और इन तीनों मोर्चों पर में जो संग्राम है, उस संग्राम की राजधानी खनौरी मोर्चा है। क्योंकि यहाँ जब से, मेरा मानना है कि जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी पर इंसान आया है, तब से खेती बाड़ी करने वाले किसान, मजदूर और पिंडवासियों के लिए अपनी जान को कुर्बान करने का ये पहला उदाहरण है। और आपने जैसा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे रहा है, और इसको हम लोग कैसे देखते हैं, तो आज की तारीख में ये पूरी तरह से बात साबित हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, जबकि उसका काम है कानून क्या कहता है इसके हिसाब से चलने का। और ये मामूली सी बात आप इसको देख सकते हैं कि इस आंदोलन के सारे मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश किसको है भाई? पंजाब सरकार को। और वो निर्देश भी क्या है भाई कि जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उनको उठा करके अस्पताल में डालो। और बात तो यहाँ तक आ गई कि उसके लिए जो करना पड़े वो करो। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि जिस कोर्ट को किसी की हत्या करने के संबंध में हत्यारे को पकड़ करके, हत्यारे की शिनाख्त करके उसको सजा देने का काम है, वो सीधे सीधे किसानों की हत्या करने का आदेश दे रहा है। किसान और मजदूर जो इस मोर्चे पर डटे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनके ऊपर में गोली चलाना पड़े तो गोली चलाओ,
ये भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम किया है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इस चीज की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि भाई ये कैसा न्यायालय है। ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। यस यस, मैं इसमें यही कह रहा था कि देखने की जरूरत यह है कि आखिर किसी बंदे को जान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हर इंसान जो किसी भी कारण से मौत के पास होता है तो वो मिलने वाले से लिपट करके कहता है कि हमें बचा लो। वो घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन भी और जीना चाहता है। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई इंसान वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के मजदूरों, किसानों और पिंडवासियों के लिए, और वो भी एक मामूली चीज, मैं उसे मामूली चीज कहता हूं कि भाई हम जो फसल पैदा करते हैं उसको एमएसपी के नीचे ना बिके, ऐसा कानून बना दो। और वह भी कौन सी कानून, जिस कानून को 2011 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने खाद्य सुरक्षा से संबंधित पार्लियामेंट की एक हाई पावर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एमएसपी पर से कम में ना बिके किसानों की फसल, इसके लिए लीगल गारंटी दी जानी चाहिए। ये 2011 की बात है। 2014 में उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी के स्वामीनाथन पर जो सिफारिश है उसको भी लागू करेंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून भी बनाएंगे। फिर उसके बाद 2016 में उन्होंने कह दिया कि 2022 तक जो है हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। फिर इसके आगे बात आती है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई किसानों से अगर तुमने कोई वादा किया है तो उन वादों का क्या हो रहा है उसको पूरा करो। फिर 2018 में जब दिल्ली में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही डल्लेवाल साहब अनशन पर बैठे थे, तो सरकार ने लिख करके दिया कि हम 3 महीने के अंदर में इसको लागू करेंगे। फिर इसके बाद 2020-21 के आंदोलन में इन्होंने लिख करके दिया कि भाई हम एमएसपी पर गारंटी का इंतजाम करेंगे जी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कहा है, अब तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह करता हूं कि भाई हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल आपने जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के घर जा सकता है और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर जा सकता है। तो मैं तो आग्रह करता हूं कि चलो भाई, पूरे देश का भला करने के लिए दोनों में से कोई एक दूसरे के घर चले जाओ और बातचीत कर लो कि भाई जो बात तुमने कही थी उस बात को लागू करने में क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, और इसको लागू कर दो। यही मैं कहता हूं कि भाई मामला केंद्र सरकार के साथ है, तो केंद्र सरकार को निर्देश अगर ना भी दे सकते हो तो उनको सलाह दे दो कि जल्दी से जल्दी ये कानून बना दो। और जैसे ही ये कानून बनेगा, कानून नहीं बनने के चलते डल्लेवाल साहब अनशन पर हैं और इसीलिए उनको अस्पताल में भेजने की जरूरत है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सिन्हा साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬਿਹਾਰ ਬੈਠਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, अंत की होगा? देखो, इसका कंक्लूजन इस मोर्चे का जो आंदोलन है उसके साथ जोड़ करके देखने की जरूरत है। बहुत साधारण सी चीज है कि कोई भी बंदा अपना गांव, अपना परिवार, अपना वतन छोड़ करके नहीं जाना चाहता।
लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। और इस मजबूरी की जड़ क्या है? इस मजबूरी की जड़ है कि खेती बाड़ी को नुकसान का धंधा बनाने में 1947 के बाद से जितनी सरकारें आई है वो सारी की सारी सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, और उसी का नतीजा है कि ये असंतुलन कायम है। और मजबूरी में लोग, बिहार का लोग पंजाब आए, पंजाब का लोग बिहार जाए, या फिर पंजाब का लोग कनाडा जाए। और इसको रोकने दो ही चीज हो सकता है, अगर इसी तरह से स्थिति जारी रही तो सारे के सारे लोग जो है यूं कह लीजिए कि ये मुल्क का नक्शा ही बदलने वाला है। और इसीलिए डल्लेवाल साहब और ये मोर्चा का आंदोलन बार बार जोर दे करके ये बात कह रहा है कि ये जो मुद्दा है आंदोलन का, ये केवल मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों का नहीं है। ये मुद्दा केवल फसल का सवाल नहीं है, ये मुद्दा नस्ल को बचाने का भी है और पूरे देश के बदहाल लोगों को खुशहाल बनाने का मोर्चा है। हाँ, अगर बिहार में सही दाम मिलने लग जाए और किसान प्रफुल्लित हो जाएं तो उनका पलायन पंजाब में कम हो जाएगा। इज दैट व्हाट यू वांट टू से? मैं दो बात इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो कि मजबूरी के कारण जो पलायन होता है वो रुक जाएगा। बाकी दूसरे कारणों से पंजाब में अगर किसी को जरूरत समझ में आती हो, या पंजाब के लोगों को लगता है कि बिहार वालों की जरूरत है, तो हम तो एक वतन हैं, एक देश हैं, ये पूरे देश का भाईचारा का सवाल है। हम एक दूसरे के साथ जरूरत के हिसाब से भी मिलेंगे और एक दूसरे के साथ विपत्ति में भी खड़े रहेंगे। एक मेरे दिमाग में आ रहा है, मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। यस। तो फिर 1 नेशन 1 MSP क्यों नहीं? डू यू एग्री विद दिस? यस भाई, नो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जोर लगा हुआ है, तो 1 नेशन 1 MSP भी होनी चाहिए। होना ही चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 MSP ना हो, पंजाब के किसान और बिहार के किसान एक जैसे ना हों, पंजाब के किसानों के लिए बिजली की सुविधा, नहर की सुविधा हो, बिहार के किसानों को ना हो, इस बात के लिए ही ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। इनका और कोई 1 इलेक्शन और 1 नेशन से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे धरना चल रहा है, बिहार में भी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है शहरों में? बिहार में भी अभी कैंडल मार्च का प्रोग्राम हुआ, ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम हुआ, सासाराम में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। और पूरे आपको मैं बताऊं कि कर्नाटक में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, तेलंगाना में भी हुआ, आंध्र प्रदेश में भी हुआ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश के अंदर में इस मोर्चे का, इस आंदोलन का असर हो रहा है। लेकिन हमें ये पढ़ने सुनने को मिलता नहीं है पंजाब में कि सासाराम में या कर्नाटका में या कहीं और इस मोर्चे के समर्थन में वहाँ के किसान आगे आए। हमें सुनने को क्यों नहीं मिल रहा? उसकी वजह 2 है। पहली वजह तो ये है कि आप चूंकि मीडिया में हैं, इसलिए मुझसे ज़्यादा बेहतर आप इस बात को समझते होंगे कि पहले हम लोग जो अखबार पढ़ते थे या जो टेलीविज़न देखते थे, तो सब टेलीविज़न का नाम हो गया फला टेलीविज़न बिहार, फलना टेलीविज़न पंजाब, फलना टेलीविज़न। उसके साथ साथ अखबार का क्या हुआ, फला अखबार संगरूर, फला अखबार भटिंडा, फला अखबार पटना, फला अखबार नालंदा। तो ये बड़े ही सोचे समझे तरीके से इनको एक छोटी जगह में सीमित किया गया। ये एक बात समझने की, कंपार्टमेंटलाइज हो गया। जी, सेगमेंटलाइज कर दिया उसको। दूसरी बात इसमें यह है कि आप सब लोग जितने भी चैनल सच की राह पर खड़े हैं, उनको बहुत तरह के तसद्दुद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप लोग फेस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो अब तो स्थिति ये है, अभी पिछले दिनों में आप देखो कि जितने भी बड़े चैनल हैं, वो चाहे अजीत अंजुम का हो, चाहे आपको गरिमा सिंह का हो, चाहे रवीश कुमार का हो, पिछले आंदोलन में जिस तरह से ये किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे,
क्या इस आंदोलन में कर रहे हैं, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 26 नवंबर से जब ये आमरण अनशन पर डल्लेवाल साहब बैठे हैं तो उसके पहले जिस तरह से कवर कर रहे थे, क्या आज कर रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के पास ये खबर है कि पीएमओ प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये इंस्ट्रक्शन इन सारे लोगों को दिया गया कि अगर आपको चैनल चलाना है तो किसान आंदोलन को, खनौरी मोर्चे को, डल्लेवाल साहब के अनशन को कवर नहीं करना है। ये इतने बड़े पत्रकारों को कहा गया है? बिल्कुल, ये तो मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि आप देख लो रेशियो। रवीश कुमार को भी, सारे लोगों को, अजीत अंजुम को भी, सारे लोगों को। अच्छा, इसके बारे में आपके पास पुख्ता जानकारी है? कैसे? इसके बारे में जो चैनल वाले हैं वही बता रहे हैं। तो आप उनकी जो कवरेज है किसान मोर्चे की, ये जो चल रहा है अनशन डल्लेवाल साहब का, उससे आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। और इसका प्रमाण तो आप ही दे रहे हैं कि बिहार में कुछ घटनाएं घट रही, उसकी जानकारी पंजाब के लोगों को क्यों नहीं है? पंजाब में ही संगरूर में कोई घटना घट रही है तो बठिंडा के लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई? जिनकी जिम्मेदारी है सच को का वर्णन करने का, सच को दिखाने का, वो नहीं दिखा रहे हैं, तभी तो ये बातें हो रही है। तो अब ये बताइए कि आप पंजाब में इतने अरसे, इतने दिन से हैं, तो यहाँ पे आपको लोगों का बिहेवियर कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? पंजाबी किसान कैसे लग रहे हैं आपको? लाजवाब हैं भाई। आपके प्रेम का, आपके यहाँ जो लंगर की व्यवस्था है, बाबा गुरु नानक का लंगर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जो बिहार के किसान हैं वो जो लंगर प्रथा, उन्होंने बिहार में, ये लोग जानते हैं इसके बारे में, लंगर प्रथा के बारे में? लंगर प्रथा के बारे में लोग जानते हैं, परंतु वहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं। है नहीं। तो यहाँ पे पंजाब में शाम को सेवा भी करते हैं लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी है आपको कभी उन्होंने ऑफर किया हो कि शाम को बैठिए हमारे साथ? हाँ, महफिल सजाइए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो शामिल होता हूँ। और डल्लेवाल साहब के साथ ही और बलदेव सिंह सिरसा साहब के साथ तो लगभग पूरा पंजाब जो है मैं घूम गया। आपका पठानकोट का गुरुद्वारा से लेके लैपो का गुरुद्वारा, सब जगह प्रोग्राम, कभी कभी तो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी जाता हूँ। तो अच्छा, कुछ पर्सनल पूछता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप LLM हैं जी। तो आपके पिताजी क्या करते थे? खेती करते थे, नहीं करते हैं अभी भी खेती करते हैं? जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है। हाँ, तो वो क्या पढ़ते हैं? जो बेटा है बड़ा है वो इंजीनियर है, और बेटी जो है वो छोटी है, वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। मेडिकल की तैयारी। तो सारा परिवार ही पढ़ा लिखा है। आपके जो पिताजी थे वो खेती में थे, वो भी पढ़े लिखे थे? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो और कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में तो आप कहिए। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के लोगों को खनौरी मोर्चे पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार के पास 2 रास्ते हैं, या तो हम जबर करें, जो जबर कर रहा है और जबर कर सकता है, और दूसरा है कि वो MSP पर गारंटी का कानून बना दे, फिर हम सब लोग जो है अपने घर जाएं। तो उसके पास 2 विकल्प हैं, लेकिन हमारे पास एक ही विकल्प है कि जिस सवाल के लिए डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, उस सवाल का जवाब हमारे पास संघर्ष के अलावे दूसरा कुछ नहीं है। और जितना बड़ा ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनैतिक ने लिया है, जिसका हिस्सा है हमारी जत्थेबंदी बिहारी कृषि परिवार, तो उसकी समझ ये है कि हमारे पास तो एक ही रास्ता है। वो रास्ता है कि चूंकि ये पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश का मुद्दा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे देश से इस मोर्चे पर आएं, और जो फैसला है वो उतना बड़ा फैसला नहीं होता अगर केवल यह होता कि डल्लेवाल साहब शहादत देने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। वो फैसला बड़ा तब हो जाता है
जब ये फैसला उसमें जुड़ जाता है कि डल्लेवाल साहब की शहादत के बाद सुखजीत सिंह हर दो झंडे बैठेंगे, सुखजीत सिंह हर दो झंडे के शहादत के बाद इंद्रजीत सिंह कोटबूडा बैठेंगे, और इंद्रजीत सिंह कोटबूडा के शहादत के बाद सुखजिंदर सिंह खोसा बैठेंगे, तो हम लोगों के बीच में एक दिन चर्चा चल रही थी कि भाई ये मामला पूरे देश का है, तो केवल पंजाब के लोग ही जो है क्यों शहादत दें। तो उसमें हरियाणा से गुरदास जी और बिहार से अरुण सिन्हा, मैंने कहा है कि डल्लेवाल साहब के बाद या तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर जब चाहो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये पूरी दुनिया को हम लोग ये दिखा देंगे, इस बात का भी जवाब हो जाएगा कि भाई ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा का है या पूरे देश का है। हम इस बात को भी दिखा देंगे पूरी दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी सरकार भी आई है, ऐसे लोग भी आए हैं जो सैकड़ों लोगों की जान लेने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंजाब के लोगों को, पूरे हरियाणा के लोगों को, पूरे देश के लोगों को कि बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मोर्चे पर पहुंचो और अपना खुशहाली का जो रास्ता है जो बहुत नज़दीक है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी लड़ाई के सामने चाहे ये नरेंद्र मोदी खड़े हों, अमित शाह खड़े हों, जिनसे सुप्रीम कोर्ट का जज भी डरता हो, या सुप्रीम कोर्ट खुद हो, हम इनको कहना चाहते, पूरे देश के लोगों को कहना चाहते, इन सारे के सारे लोगों को पीछे हटना पड़ेगा और हमारी बात माननी ही होगी, दूसरा कोई रास्ता इनके पास नहीं है। सो दोस्तों, ये सीगे अरुण सिन्हा साहब, पटना ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, LLM ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपके सभी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद।